अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ आई में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शिराजी। आज सबसे पहले प्रोग्राम में ज़िक्र होगा नैब तरामीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दी थी सुप्रीम कोर्ट में, कोई 3 घंटे की तवील समाअत हुई और इस समाअत के दौरान एक दरख्वास्त गुजार अडियाला जेल से वीडियो लिंक से इसमें शरीक हुए। जी बिल्कुल, साबिक़ वज़ीर आज़म और बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब भी इस समाअत का हिस्सा बने और इस दौरान उम्मीद तो ये की जा रही थी कि अवामी मफाद के जितने भी केसेस हैं उनकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। अगरचे इस दौरान बताया जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के सब्सक्राइबर थे उनकी तादाद 11,000 से बढ़ के 1 लाख तक होगी आज के दिन में, लेकिन ऐसा ना हो सका। बल्कि इस दौरान देखा यह गया है कि समाअत के दौरान बानी PTI की एक तस्वीर ली गई, स्क्रीनशॉट लिया गया और उसके बाद वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और उसके बाद फिर इसकी तहकीकात भी की गई कि ये कहाँ से तस्वीर ली गई। तो उससे ये अंदाज़ा होता है कि बुनियादी तौर पे जो लाइव स्ट्रीमिंग का को ना अलाउ करना एक तरह से हम कह सकते हैं कि बड़ा एक सोचा समझा फ़ैसला था। साथ में इस दौरान समाअत में जो कुछ अहम रिमार्क्स सुनने को मिले और वो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब की जानिब से थे, जिसमें उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि एक कानून आ गया उसके बाद भी उसकी समाअत जारी है। फिर उन्होंने पूछा कि जो फ़ैसला आया था उसका ऑर्डर ऑफ कोर्ट कहाँ है, तो बताया गया कि वो तो मौजूद नहीं है। तो कहा यह गया कि अगर ऐसा नहीं है तो उसको फ़ैसला क्यों कहा जा रहा है। इस दौरान जस्टिस मंदोखेल साहब के भी कुछ रिमार्क्स सुनने को मिले, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी बिल को कानून की सतह पर मुअत्तल किया जाना क्या ये पार्लिमान की कार्रवाई को मुअत्तल करने के मुतरादिफ नहीं है। और साथ में चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि कानून को मुअत्तल करने के बजाय रोज़ाना की बुनियाद पे इसको सुन के इसका फ़ैसला करना चाहिए था तो ज़्यादा बेहतर होता। इस केस की अब अगली समाअत तो मालूम नहीं कि कब होगी, लेकिन इस दौरान जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने भी कल फैसल लॉडा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अदलिया को लेके, उसमें उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब करते हुए कहा कि जजों को प्रॉक्सी के ज़रिए धमकाना शुरू कर दिया आप लोगों ने, क्या पगड़ियों के फुटबॉल बनाए जाएंगे, ये कहना था उनका, जिस पे अटॉर्नी जनरल को ये कहना पड़ा कि सब कुछ तौहीन आमेज़ था। जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसी जज को फ़र्क नहीं पड़ता, इससे खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं, गोया कि हुकूमत को वो मुखातिब कर रहे थे। तो ये और कल आपने सुना भी था कि जिस तरह फैसल वाडा साहब, सेनेटर फैसल वाडा साहब ने बाबर सत्तार साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं उनसे मुतालिक कुछ गुफ्तगू थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस वक्त जो उनकी जानिब से खतूत लिखे जा रहे हैं वो बुनियादी तौर पे पगड़ियाँ उछालने के मुतरादिफ है और अगर ऐसा किया जाएगा तो फिर उनकी पगड़ी से भी फुटबॉल खेली जाएगी। इसको लेके आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रजिस्ट्रार की जानिब से जो उनकी जानिब से ख़त लिखा गया फैसल वाडा जानिब से, उसका भी उन्होंने जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा गया है कि जो दोहरी शरीयत का मामला है, गोया कि ये किसी के जज बनने के लिए कोई किसी किस्म की कोई कदगन नहीं है। गोया कि कोई शख्स अगर दोहरी शरीयत रखता हो तो इस मुल्क में वो जज बन सकता है और ये मामला एक तरह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने भी आया था और उस वक्त भी कोई इस किस्म का एतराज़ नहीं किया गया था। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम इन मामलात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू नईम हैदर पंजोता साहब, आप तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। साथ में मेरे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं जहांगीर जदून साहब, आप माहिर कानून हैं, और हमारे जर्नलिस्ट जो कोर्ट अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं साकिब बशीर, वो भी हमें ज्वाइन किया, उन्होंने बहुत शुक्रिया साकिब आपका भी। पंजोता साहब, आज सबसे पहले तो आज की समाअत और जिस तरह लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्योंकि ख़ुद असूल तय किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि अवामी मफाद के जितने भी केसेस होंगे उनकी लाइव कवरेज होगी, लेकिन आज नहीं हो सकी। बट बुनियादी तौर पे जो माहौल था वहाँ का और जिस तरह इस केस को लेके चल रही अदालत, मुतमिन है तहरीक इंसाफ की क़यादत? बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया, बुलाया अपने प्रोग्राम के अंदर। देखिए, बात यह है कि लाइव स्ट्रीमिंग जब ख़ुद अदालत ने कह दी थी कि होनी है हर दफ़ा, और लास्ट जब हियरिंग हुई है तब भी हुई है, तो आज अचानक से लाइव स्ट्रीमिंग हमें पता चला कि नहीं हो रही। किस बात का डर था, किस चीज़ का डर था, किस चीज़ का खौफ है? उसी चीज़ का जिसकी वजह से आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाई है। आप नहीं चाहते उनकी तस्वीर हो, उनकी कोई वीडियो आए, उनकी कोई स्पीच आए, उनका कोई नाम आए।
आप इधर तो बहाना बना रहे हैं जी कि वो सज़ा याफ्ता हैं, यहाँ पर उसामा बिन लादेन, यहाँ पर कुलभूषण यादव, यहाँ पर इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म की तस्वीरें, वीडियोज़, उनके बयानात चल सकते हैं। तो इमरान खान साहब जिसने अपनी सारी ज़िंदगी इस मुल्क के लिए वक्फ की है, जिसकी सारी ज़िंदगी मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए, एक पैनी उसने अपना नहीं बनाया, एक चीज़ उसने अपनी नहीं बनाई, कोई उसने मिलने, कोई उसने फैक्ट्रियाँ नहीं बनाई, सिर्फ इस मुल्क की खिदमत की है। तो उसकी खिदमत का आप ये सिला दे रहे हैं। और सबसे महबूब इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह, तो आप उस सारी आवाम को अपने लीडर से उनको देखने से महरूम कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का क्या बुग़्ज़ है जिस वजह से लाइव स्ट्रीमिंग आप बंद करें, और बजाय ये कि उन लोगों के ऊपर जिन्होंने ये बंद की है या जो आज तहकीकात कर रहे हैं जी की तस्वीर किसने लीक की है, पहले तो ये बताएं कि किस कानून के तहत आप किसी की तस्वीर के ऊपर, किसी की बात के ऊपर, किसी की वीडियो बयान के ऊपर, किसी के पैगाम के ऊपर, किसी के नाम के ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं। वो बताएं कानून, कोई कानून है तो फिर इस तरफ आएँ। और जब कानून नहीं है तो फिर आज एक तस्वीर वायरल आपने हुई देखी, जिस तरह लोग मोहब्बत कर रहे हैं, जिस तरह लोग प्यार कर रहे हैं। और आपने ये भी देखा कि कल कितने सब्सक्राइबर थे, 11,000 समथिंग थे, और आज वो लाख से ऊपर जा रहे हैं उस यूट्यूब के वो जो अकाउंट है सुप्रीम कोर्ट का। तो यही वजह है कि लोग सारी रात नहीं सो सके, सारी रात लोग बेचैन थे कि खान साहब बात करेंगे तो हम देखेंगे। और आप लोगों की उम्मीद तोड़ते हैं, बार बार तोड़ते हैं। पहले आपने 8 फरवरी को इलेक्शन के अंदर डाका डलवा के आपने उम्मीद तोड़ी, और अब आप जजेस को उनके ऊपर प्रेशर डालकर और मुख्तलिफ लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा कर, कभी आप फैसल वाडा को भेजते हैं, कभी मुस्तफ़ा कमाल को भेजते हैं। अब सुना है कि ओन चौधरी तैयार है। ये लोग तो अपनी उन्होंने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, उन्होंने भी कर दी है, उन्होंने भी की है। तो आप देखें ना, आप इनका हाल देखें। जो लोग अपनी गली का इलेक्शन जो है नहीं जीत सकते, उन लोगों को फॉर्म 47 के मुताबिक जितवाया गया, तो वो फिर उस दबाव में या उसका वो अपना अदा कर रहे हैं जो उनको फल मिला है, तो उस चक्कर में आकर वो इस नुक्ते पे तो बात नहीं है, क्योंकि इस मामले पे अब सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो भी ले लिया है और कल समाअत भी होने जा रही है, क्योंकि इस मामले का नोटिस लिया गया कि जो जबान इस्तेमाल की गई मेरे ख्याल में। और आज देखिए ना कि खान साहब का मौकफ जो है वो भी लेना चाहिए था। खान साहब बात करना चाह रहे थे, 2.5 घंटे आपने बिठाए रखा, आपने बात करने का मौका ही नहीं दिया। आप इतनी आपके अंदर वो, मैं अब बुग़्ज़ लफ्ज़ कहूँगा तो फिर आपको लगेगा कि मुझे ऐसा क्यों कहा जा रहा है। मुमकिन है भी उस सरकार के वकील को टाइम दे रहे हो ना, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए। आज तो उन्होंने कहा है, जस्टिस ने भी कहा है कि आप कुछ नोट्स का ले लें। यही अदालत होती है को नोट डाउन, जहाँ पर बिलावल भी आते हैं और कहा जाता है कि आईजी रोस्टम के ऊपर आकर बात करें, जहाँ पर नवाज शरीफ भी आते हैं, शहबाज भी आते हैं, सारे आते हैं। सही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इमरान खान क्योंकि टारगेट है तो मुमकिन उनको मौका मिलेगा। लेकिन जदून साहब, ये जो बुनियादी सवाल उठाया पंजोता साहब ने भी, अगर कोई कानून ऐसा मौजूद है कि एक तो ये कि उनकी तस्वीर ना दिखानी हो, उनका नाम ना लेना हो, या फिर ये है कि उसके बाद जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे की गई कि कैसे लीक हुई उनकी तस्वीर, क्या ये मुनासिब था इस मामले पे, या आपके ख्याल में नहीं लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए थी जिस तरह बाकी केसेस की भी हो रही थी, इसकी भी हो जाती तो अच्छा था? क्योंकि जो फिर बुनियादी केस है उस पर तो लोगों की तवज्जो कम रही है, सब फोकस बात पे चला गया कि बानी पीटीआई को दिखाया नहीं जा रहा, उनको बुलाया तो गया है बट मीडिया पे ब्लैकआउट है उनका। देखें, अब ये केस जो था बेसिकली पहले भी जो है वो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी। तो लाइव स्ट्रीमिंग जो काजी फैसल साहब आए तो सबसे पहले उन्होंने शुरू किया, उन्होंने कहा जी लोगों को पता चले कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि लोगों के पैसे से, टैक्स पेयर मनी से सुप्रीम कोर्ट चलती है, तो लोगों को पता चले कि हम सुप्रीम कोर्ट में क्या कर रहे हैं। अभी उन्होंने एक कमेटी बनाई थी कि जो पहले फुल कोर्ट ने कहा ठीक है, फुल कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे जो कमेटी बनी थी, तो अब फिर वो केस टू केस फैसला करते हैं। तो इसका जो फैसला था वो यही था कि ये लाइव स्ट्रीमिंग चलेगा। तो कल जब ये डेवलपमेंट हुई है जी, उन्होंने आर्डर दे दिया जी। पहले तो लोग कह रहे थे पता नहीं ये कर देंगे वो कर दें, शायद आर्डर ना बीच में कुछ इंटरनेट ना चला जाए, तारे ना काट दें। मतलब लोग भी ज़रा सी बात होती है उसको बहुत ऊपर लेते हैं, हर किस्म के शकूक व शुबहात जन्म देते हैं। उसके बाद फिर चले आर्डर सुप्रीम कोर्ट का कंप्लाई हो गया, तो फिर हम भी उधर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही थे, हमें भी उसका तक नहीं पता चला कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी नहीं होगी। तो अगर होगी तो क्या उसमें रही थी, या नहीं होगी तो इतना कोई बड़ा तूफान आ गया है जी। अगर हो जाती तो उन्होंने 2 घंटे बैठे ही रहे हैं, बैठ के चले गए, उन्होंने बात। आपको लगता नहीं कि ये ना करके एक बिलाजवाज जैसे भी इसको कहे तनकीद तो बहरहाल हो रही है, और उस पर जाहिर सी बात है तनकीद नहीं, अगर हो भी जाती है क्योंकि उनका डोमेन था, केस की चल रही थी तो हो जाती। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि अगर देखे ना, या तो केस का स्पेशल उनके लिए होता तो कोई और बात थी,
अगर इसी केस के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है तो अभी जजेस का फैसला है, हम इस पे नहीं कह सकते उन्होंने रीज़न कोई लिखी होंगी या ग्राउंड दिए हैं कि जी क्यों नहीं हो रही। उसमें मैंने अभी मीडिया से ही सुना है कि जस्टिस अतर मिनल्ला भी उस कमेटी में शामिल हैं, तो वो तो बड़े लिबरल हैं इस मामले में, मीडिया के मामले में। तो वो अभी अगले अब आज केस तो बिल्कुल उल्टी टेक्निकलिटी पे चला गया है। वो केस के मेरिट पे तो कोई बात ही नहीं हुई जी। पीछे इलेक्शन पे चले गए हैं जी, 7 जजों ने, 3 जजों ने, 5 जजों ने, 2 उठ के चले गए, 2 रिक्यूज कर गए, बस इस तरह की चीज़ें थी। कोई इस तरह की वो कंक्रीट किस्म की मेरिट पे कोई बात उसकी नहीं हुई केस के बारे में। तो लोगों की तवज्जो उस फोटो पे थी थोड़े टाइम, फिर आधा पौना घंटा लोग बोर होने शुरू हो गए, वो बाहर निकलने शुरू हो गए। तो जो मीनवाइल तस्वीर भी लीक हो गई। अब तस्वीर जब सामने आ रही है तो किसी और देख ली। अब इसमें तो देखें ना, तस्वीर का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू हैं। जो उनके खिलाफ हैं वो लोग उस तरह की बातें कर रहे हैं, जो उनकी फेवर में वो कहते हैं अच्छा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो तस्वीर को लीक होने में कोई मेरे ख्याल में इतना ऑफेंस नहीं है कि तस्वीर लीक हो गई तो कोई ऑफेंस हो गया। वो तो जब कोर्ट के अंदर आपने लगा दी तस्वीर, तो किसी बंदे ने कोर्ट के अंदर सारे लोगों ने देख लिए, तो बाहर के लोगों ने तस्वीर देख ली है, तो इसमें कोई इतना मेरे नहीं ख्याल कि कोई इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके ख्याल में फर्क पड़ता है साकिब? इनफैक्ट अगर हम थोड़ा सा केस के मेरिट पे बात करें और जिस तरह के आज मार्क्स हैं जज साहिबान की जानिब से, क्या लगता है आपको बड़े वैलिड थे और जो नुकात उठाए गए हैं उनको कंसिडरेशन में लाना चाहिए था उस वक्त की अदालत को जब ये फैसला दे रही थी, या आपके ख्याल में नहीं? अगेन यहाँ पे जो मेन फोकस है वो उस पर कि जो दरख्वास्त गुजार एक प्ली लेके आया था कि बुनियादी तौर पे इस कानून के पीछे एक मैलाफाइडी है, कुछ लोगों को एक तरह से रिलीफ देना है, उस पर ज़्यादा गुफ्तगू होनी चाहिए थी। क्या कहेंगे आप? एक तो जदून साहब बात कर रहे थे कि ये खदशा था लोगों को कि शायद कोई तार कट ना जाए आखिरी लम्हात पे और वो वीडियो लिंक पे ना आ सकें। तो मैं कोर्ट रिपोर्टर वैसे अगर बात करूं तो ये खदशा मेरा ख्याल है दुरुस्त था। उसके पीछे एक रीज़न है। पिछले 6 माह से ये जो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट है ये और लाहौर की सेशन कोर्ट, स्पेशल कोर्ट्स, ये कोशिश कर रही हैं कि उनको किसी तरीके से वीडियो लिंक हाजिरी हो और उनकी जो ज़मानतें पेंडिंग हैं वो आगे चलें। लेकिन कभी वो जो उस पर वही है मसला, कभी इंटरनेट नहीं है, कभी वीडियो लिंक नहीं चल रहा, कभी मतलब यही आता रहा है और आज तक वो वीडियो लिंक हाजिरी नहीं हो सकी। मतलब मैं हैरान हूँ कि इतना कीमती टाइम होता है अदालतों का, वो एक पे ही लगा रहे हैं और आगे जेल हुकाम उसको परवाह ही नहीं है। उसको देखते हुए मेरे ज़हन में यही था कि आखिरी लम्हात पे हो सकता है वो कहें कि सुप्रीम कोर्ट कहती रहे तारे कट गई हैं तो हम क्या करें। तो इसलिए ये एक खदशा मौजूद था। दूसरा जो आपने मेरिट्स की बात की कि वो केस के मेरिट्स, आज का जो पूरा तकरीबन 2.5 घंटे की समाअत थी उसमें फोकस इमरान खान थे। ये अब उनका कोई खिलाफ है या हक में है या उनके वकला थे या बाकी लोग थे, तो फोकस वही थे। मतलब एज ए जर्नलिस्ट मैं कहूँ तो फोकस इसलिए थे कि उन्होंने क्या बोलना है, उनके क्या मुकालमा होता है, वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं। नैब के हवाले से पहले उनका मौक़िफ़ वो था कि अभी यकीनी होगा, अब मुझे नहीं आइडिया कि क्या पोजीशन है, लेकिन तब ये था कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो अब तो इनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो रही है, तो ये ना वो मौक़िफ़ में कोई जो है वो तब्दीली आ जाए या इमरान खान साहब कोई नई चीज़ उनके सामने रखते हैं, उनकी कोई पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में या कोई भी बात करते हैं, तो वो फोकस वो थे आज की पूरी प्रोसीडिंग में। लेकिन 2.5 घंटे उनके जो है वो बात नहीं हो सकी। बाकी जो जिस तरह जदून साहब कह रहे हैं कि आज टोटली टेक्निकलिटीज़ पे वो चीज़ें होती रही हैं कि मतलब अब इलेक्शन मैटर तो नैब में कहाँ आ गया कि जी इलेक्शन मैटर में ये हुआ था। उस पे एक तवील डिस्कशन एग्जांपल दी गई ना कि जब लोअर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में कोई मामला चल रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया, तो उसको भी टेकअप कर लिया और फिर उसमें फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये बात कर दी 90 डेज में। उन्होंने कहा कि 90 डेज में इलेक्शन ना करवाने का तो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज नहीं कह रहा था कि 90 डेज में नहीं होने चाहिए। उसमें टेक्निकलिटीज में इशूज थे, इख्तलाफ राय था, लेकिन वो होना चाहिए था, उस पर आगे मतलब उस पर। लेकिन आज मेरिट्स पे चीज़ें जो है वो आगे नहीं बढ़ सकी। 2-3 पॉइंट ही आए कि क्योंकि ये जो फैसल वाडा वाला मामला है ये वहाँ पे बात की उन्होंने जस्टिस अतर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल को बुला के, और अटॉर्नी जनरल बहरहाल बड़े माजरत खाना रवैया था उनका, उन्होंने एडमिट किया कि ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ है और वो उस पर फर्दर भी हो सकता है बात करते। लेकिन क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइसा के जहन में शायद ये होगा कि हमने इस पर सो मोटो लेना है, अलग से प्रोसीडिंग होनी है, तो उन्होंने कोई बात नहीं की, आगे बात बढ़ी नहीं है। वगरना बड़ा जस्टिस जो जमाल खान मंदोखेल है उन्होंने भी बड़ी बात की, क्योंकि
ये एक इससे कबल भी, क्योंकि ये हाई कोर्ट में उनकी जो कंटेम्प्ट पिटीशन चल रही है जस्टिस बाबर सत्तार के खत पे, उस खत में यही लिखा हुआ है कि एक मुनज़्ज़म तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम और उनकी इंफॉर्मेशन जो लीक की जा रही है। तो अब देखें कि ये जो कल से आज तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, परसों से आज तक, उनमें वो एक मुनज़्ज़म चीज जो है वो लग रही है। तो उस पर फिर कंटेंट एक ही तरह का है ना, बिल्कुल तो बिल्कुल उससे अंदाजा होता है। छोटी सी ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से जो वापस को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद पंजोतर साहब। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो सब लोगों ने की है, वज़ीर कानून से लेकर वज़ीर इत्तलात, फिर उसके बाद फैसल वाडा साहब, उसके बाद गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी साहब, उसके बाद फिर तलाल चौधरी साहब भी हैं सेनेटर, आज मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी की है, ओन चौधरी साहब ने भी की है। बट मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो नुक्ता उठाया है वो ये कि एक तो ये है कि अरकान पार्लियामेंट के लिए तो दोहरी शरीयत एक जुर्म है, वो है कि आपको असम्बली रुकनीत खोनी पड़ती है। बट जज जिसने बड़े बड़े फैसले करने और मुल्क की सलामती से मुताल्लिक कई केसेस आते हैं उनके पास, वो अगर वो किसी मुल्क के हल्के झंडे के नीचे खड़े होकर हल्फ वफादारी लेते हैं तो वो तो उस मुल्क के साथ लॉयल होंगे और बैठे यहाँ आके फैसले दे रहे हैं। तो क्या उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे शख्स को फिर अलग हो जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि कोई एतराज़ तो ऐसा है कि जो दुरुस्त लगता है इस मामले को एड्रेस होना चाहिए। नहीं देखें, ये कोई इतराज़ नहीं है। पहली बात तो ये है कि उनका ग्रीन कार्ड है और ग्रीन कार्ड से आप ये नहीं कह सकते कि उनकी दोहरी शरीयत है। और दूसरे नंबर पर जो जस्टिस होता है, हाई कोर्ट का जज होता है या सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो बनने के लिए किसी तरह से ये कदगन नहीं है, पाबंदी नहीं है कि वो दोहरी शरीयत रखता भी हो तो वो रख नहीं सकता, या वो दोहरी शरीयत वाला होगा तो वो जज नहीं बन सकता। नंबर 3 बात यह है कि ये किसकी तरफ से आकर ये स्टेटमेंट ऐसी दे रहे हैं, कौन इनको भिजवा रहा है। ये तीनों पहले नुमाइंदे बैठे थे जिसमें वजीर कानून भी थे, तारड़ साहब और बाकी अटॉर्नी जनरल साहब थे, और उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आज भी हुई, वाडा ने भी की। इनको किसने भेजा? क्या आप इस मामले के अंदर इफेक्ट ही हैं? क्या आपका कोई केस ऐसा था जिसमें इन्होंने इंसाफ नहीं दिया और इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे नहीं किए गए, इंसाफ की धज्जियां उड़ाएंगे? आप कौन हैं? जब यहाँ पर मामला अदलियत की आज़ादी का है, जहाँ पर आईन पाकिस्तान वाज़ह कह रहा है कि रियासत के अलग अलग सतून हैं और रियासत का हर इदारा जो है वो एक अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन रखता है, तो ये कहना कि ये तासर दिया जा रहा है कि हुकूमत और अदलिया के दरमियान कोई, या रियासती इदारों के खिलाफ या अदलिया के दरमियान कोई लड़ाई है, ये तासर दिया जा रहा है लेटर में कि कोई मुदाखलत हुई है। आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं कि ये तासर दिया जा रहा है? वो जजेस खुद कह रहे हैं, 6 जजेस कह रहे हैं कि खत के अंदर वो कह रहे हैं कि इस तरह से मुदाखलत की गई है। वो कह रहे हैं कि उनके बहनोई को उठाया गया है। वो कह रहे हैं कि एक जज के ऊपर इतना प्रेशर डाला गया कि वो हॉस्पिटल चले गए। वो कह रहे हैं कि जजेस के कमरों में कैमरे लगाए गए हैं। वो कह रहे हैं कि वीडियो रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल किया गया है। भी एक जज के खिलाफ रेफरेंस आते रहे सर, बाद में आपके रहनुमा फरमाते थे कि किसी और के कहने पे हमने दिए। सर हर दौर में ये प्रॉब्लम रहा है ना, ये सिर्फ आज के दौर का इशू तो नहीं है ना। अच्छा देखें, वो रेफरेंस आया, खान साहब ने कहा कि किसी ने दिलवाया और हमारी गलती थी। ठीक है, हमारी गलती थी, उस वक्त कहा जब गलती थी जो है वो कवर हो चुकी थी 3-4 साल बाद। अच्छा ठीक है, कह दिया ना, लेकिन वो उन्होंने कह दिया और इस टाइम के ऊपर जब पता हो कि ये सारा चीज गलत है और हो रही है और आप किसी के काम में मुदाखलत कर रहे हैं, आप किसी के काम में मुदाखलत करके उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। यहाँ पर एक तो मैंने आप लेटर का जिक्र कर दिया, अब लेटर के अंदर ये कहाँ से इफेक्टी हैं? वो कह रहे हैं कि हमसे केसेस जो है फैसले दिलवाने के लिए अपनी मर्जी के ये मुदाखलत हो रही है, इस मुदाखलत को बंद करना चाहिए। उन्होंने मामला सुप्रीम कोर्ट में भेजा है, लेकिन ये कौन होते हैं आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले? और दूसरा जो सर्वेलेंस वाला मामला है जिसमें बेसाकब साहब बड़ा अच्छी तरह वहाँ पर रिपोर्ट भी करते हैं, जिसमें वो चेक कर रहे हैं कि कौन ये रिकॉर्डिंग करता है, कहाँ से होती है, इसका क्या मैकेनिज्म है, कैसे अपलोड की जाती है, क्यों ब्लैकमेल किया जाता है और फिर ये चैनल वाले कैसे चला देते हैं, ये सारा पता चलना चाहिए। उन्होंने बुलाया इनको और ये आकर वाडा साहब आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जनाब देखें जी, हमें बताया जाए कि आप को कैसे आपकी काम में मुदाखलत हुई, कैसे आपके पास। अटॉर्नी जनरल साहब बैठ के एडमिट कर रहे हैं, जी बिल्कुल मैंने जाकर ये बात की थी कि इन कैमरा जो है ना ये प्रोसीडिंग चलाई जाए। तो आप कैसे जाकर ये कह सकते हैं कि किसका मैसेज आप तो एडमिट कर रहे हैं? यही नुक्ता मैं आप तरफ लेके आऊंगा कि कौन से ऐसे हसास मामलात हैं
पूछा तो यही जा रहा है कि प्रोसीजर होता कैसे, कैसे आप टैप करते हैं, फिर कैसे ये सोशल मीडिया पे अपलोड हो जाती हैं, कैसे ये मेन स्ट्रीम मीडिया के पास जाती हैं। मैकेनिज्म पूछने की कोशिश किया जा रही है। यकीनी तौर पे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इन चीज़ों को देख रही होती हैं। तो अगर ये पूछा जा रहा है तो किस तरह के हसास मामला है कि आप उस पर कह रहे हैं कि जी इन कैमरा ब्रीफिंग कर लें, या 3 इदारे उठ के IB, FIA, PTA कि जी आप इस केस से अलग हो जाएं। तो कहीं ना कहीं तो मामला है ना कि फिर वही एक रविश चल रही है जिससे पहले, जिसका गिला 6 जज भी कर रहे हैं कि दबाव में डाल ला के तो मर्जी के फैसले किए जा रहे हैं, या ये है कि जो मामला जिस पे आपने जवाब नहीं देना आप जजों पे एतराज़ करना शुरू कर देते हैं। नहीं देखें, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखें, अगर एक जज के पास मेरा, आपका या किसी इदारे का केस लग जाता है और वो समझता है कि मेरा केस कमज़ोर है या मेरे ख़िलाफ़ फैसला आ जाएगा या मेरे हक़ में आ जाएगा, तो उसके लिए रेमेडी क्लोज तो नहीं होती। वो आगे जाता है, ICA में जाता है, फिर आगे सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, वो माइन्यूटली चीज़ों को देखते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर गवर्नमेंट के अदारों को इतना डरना नहीं चाहिए या इस तरह की उन पे नो कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए जज पे। अभी देखिए, उन्होंने हाल ही में एक जो अपना इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर थे SSB के, उन्होंने कंटेम्प्ट में उनको सज़ा दी, खुद ही सज़ा उन्होंने मुअत्तल कर दी। हालांकि बाज़ लोगों का, मेरा अपना भी ख्याल था कि खुद सज़ा नहीं मुअत्तल करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने खुद मुअत्तल कर दी, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी। ये लीगल मतलब उस जुडिशरी हिस्ट्री में बड़ा रेयर होता है कि जज अपनी सज़ा खुद सस्पेंड कर दे और बंदे को फेयर चांस दे कि आप अपील कर सकते हैं, आपको यहाँ से अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो इस तरह अगर किसी दायरे के खिलाफ अगर वो कोई समझते हैं कोई चीज़ है, तो वो दायरे को पूरा हक है अपने आप को डिफेंस करने का, आगे अपील करने का, अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का। तो इस तरह कहना जी कि बकौल उनके, अब हम इसकी तो हमें अब देखें, हमारे पास तो कोई ऑथेंटिक ज़राए नहीं है, ये अब बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जज है कि जी जज साहब अगर कहते हैं तो हम तो प्रमा फिशाई मान रहे हैं कि वो ठीक कह रहे होंगे। तो अगर किसी ने कहा जी आप इस केस से हट जाएं, कोई मैसेज दिया है, तो इस तरह का मैसेज नहीं देना चाहिए, इसका फिर इम्पैक्ट बहुत सीरियस होता है। तो इस तरह तो फिर कल को कोई दहशत गर्द हैं, कोई बहुत बड़े किस्म के माफिया हैं, डॉन्स हैं, तो वो जज को कोई मैसेज भेज देंगे कि आप हमारे केस से लदा हो जाएं, तो फिर वो लदा हो जाएगा। तो इस तरह तो फिर जुडिशरी को आप अंडरमाइन कर रहे हैं, फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो तो फिर ना रही, तो फिर तो मुल्क के अंदर एक क्यास हो जाएगा, फिर इनार्की आती है। जब आपका जुडिशियल सिस्टम इतना कमज़ोर हो जाएगा कि उस पर लोग असरअंदाज होने शुरू हो जाएंगे। तो हमारी तो 76 साल तारीख में यही होता रहा है कि पोलिटिकल जो पार्टीज़ हैं एट ए टाइम जो है वो कोई ना कोई बेनिफिशियरी रहती है। अब पोलिटिकल देखें ना, अगर हम सिर्फ अभी के जदूर साहब आपको ये गवर्नमेंट के एंड के ऊपर जो एक ओवर रिएक्शन है, इसके पीछे आपको क्या मतलब ड्राइविंग फोर्स नजर आ रही है कि वजीर कानून, वजीर इत्तलात, उसके बाद उनके इत्तेहादी हैं वो आ रहे हैं एक से एक कर। आज अभी पंजोता नईम जो है हमारे भाई हैं, वो देखें ना, अब ये इतराज़ करते हैं, इनका फंडामेंटल राइट बनता है किसी भी करे, लेकिन हिस्ट्री देखें ना, इमरान खान और सदर आरिफ अलवी ने एक काजी फैसल के खिलाफ रेफरेंस किसके कहने पे भेजा था, किसने इनिशिएट किया था और उसके पर्पस क्या थे? वो एक जजमेंट, हालांकि काजी साहब का माइंड एडमिट तो किया सर, आज के लोग ये बता नहीं रहे कि वो किसके कहने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जी, अब यही बात है ना, अब क्योंकि वो इस मामले में स्टेक होल्डर नहीं है ना, मुतासरा फरीक है, उनका तो कोई लेना देना भी नहीं बनता ना सर। नहीं बनता। देखें आप जो भी वो में तो मैंने कितने चैनल पे कहा है कि भाई वो एक सेनेट के रुकन है, अब वो उनका ये भी नहीं पता है कि वो किस पार्टी से हैं ना, उनको एक पार्टी वोटें दे दी है पार्टी ने, अब ऑन नहीं कर रही, तो वो उन लोगों ने जिन लोगों ने उनको वोट दिए, बता दूं उन्होंने अपने आप को आजाद रखा हुआ है। अगर आपको ये पता होना चाहिए पीपल्स पार्टी के वोटों से हैं वो, लेकिन है आजाद, वैसे वो लेकिन है आजाद है। नहीं वो देखे ना, जिन लोगों ने उनको वोटें दिलवाई हैं किसी पार्टी, देखे ना पार्टी जब वोट देती है तो उसका वो तो पार्टी तो वो ज़ात को दे ही नहीं सकती वोट, वो तो देखे ना पार्टी जो है अपने सेंटर को देती है। लेकिन जिनके कहने पे दी हैं, जिन्होंने दिलवाई हैं, वो फैसल वाडा साहब उनकी भी आप पे बात करते हैं, उनकी बात आप पे अपने वो तो फिर पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने और एमकेएम ने वोटें दिलवाई हैं, तो वो बता सकते हैं मेरा ख्याल है जदून साहब। डेफिनेटली मुझे पता नहीं वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, नाम फिर ज्यादा निकल आ जाएंगे ना, मोहसिन नकवी का भी आ जाएगा, काकड़ का भी आ जाएगा और काफी नाम। एक छोटी सी ब्रेक के लिए मुझे कहा यार, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर साकिब से भी इंडिपेंडेंट ओपिनियन लेंगे कि सारी जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, इस पे कौन जो है वो रॉन्ग साइड पे है, कौन राइट साइड पे है, और ये बुनियादी तौर पे जो एक माहौल बनाया कि इसके पीछे मकासद क्या है। छोटा सा ब्रेक से वापस आए तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। साकिब, आपकी बतौर जर्नलिस्ट इंडिपेंडेंट ओपिनियन, एक खत आया, 6 जजों का खत आया, उसके बाद फिर बाबर सत्तार साहब ने अपने मुतालिक जो उनके खिलाफ जो सोशल इसके ऊपर एक मुहिम चली सोशल मीडिया के ऊपर, उसको लेके,
और अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के एंड पे एक पैनिक बटन पे जैसे पुश कर दिया गया है। गोया कि वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलाआत, उसके बाद फिर इत्तेहाद, एक तवील फहरिस्त है। बुनियादी तौर पे क्या, और जो फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने नुक्ता उठाया या वाडा साहब कह रहे हैं कि जी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस वक्त क्यों कहा जा रहा है? अगर बाबर सत्तार साहब और बाकी लोगों पे दबाव था, 1 साल पहले की कहानी है, उस वक्त क्यों नहीं बताया गया? क्या लगता है ये सिचुएशन क्या आपको, कैसे आप इसको पोर्ट्रे करेंगे और कैसे आप इसको दो तीन चीज़ें। एक तो मेरी नज़र में ऑडियो लीक्स केस अगर किसी और जज साहब को जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए तो ये सारा कुछ रुक जाएगा। वैसे मैं अपनी बिल्कुल इंडिपेंडेंट खैर हो जाएगी, बिल्कुल हर चीज़ रुक जाएगी। और ये फिर हमारे सुनने वाले ये सोच रहे होंगे फिर ऑडियो लीक्स केस में क्या वो चीज़ है कि जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो इस नहज पे पहुंच चुकी हैं। मसला ये है कि वो बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे हैं, उनकी वो पिटीशंस हैं, लेकिन इस वक्त वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला बन चुका है। जस्टिस बाबर सत्तार ने सिंपल से क्वेश्चंस हैं उनके कि ये कौन टेप कर सकता है, कौन लीक करता है, कौन कर सकता है, अगर कोई करता है तो मिसयूज़ करता है तो उसका जो है वो कानून उनके बारे में क्या कहता है। और अथॉरिटी मतलब उन्होंने बड़ा इन डेप्थ इसको खंगालना शुरू किया है। तो जब से खंगालना शुरू किया तो ये चीज़ें आना शुरू हुई हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से जो इतराज़ आया है, इतराज़ हर कोई करना चाहिए और हम भी करते हैं, जजों पे करते हैं। उसके हवाले से एक तो दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। एक तो जो कि उस वक्त जब इनकी जो हो रही थी एलिवेशन हो रही थी बतौर जज, तो उस वक्त छानबीन हुई इनके सारे बिजनेस, इनके अमेरिका में यहाँ पे जितने भी थे सब, और ईच एंड एवरीथिंग इन्होंने डिक्लेयर की हुई है। और ये जो मामला है ये भी जस्टिस अतर मिनल्ला ने सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान भी ये कहा था कि ये उस कमीशन में के इजलास में भी डिस्कस हुआ था। ये मामला भी ये जो कह रहे हैं कि इनकी जो सिटीजनशिप है, शरीयत दोहरी शरीयत भी नहीं है, सिटीजनशिप है, ये डिस्कस हुआ था। इसका मतलब ये है कि वो चीजें बड़ी क्लियर है, इतना सीरियस मैटर नहीं था, ये सीरियस मैटर नहीं है। दूसरे नंबर पे लॉ उनको कहीं रोकता नहीं है, जजेस को लॉ रोकता नहीं है। अब जो डिस्प्यूटेड क्यों बनाया जा रहा है? जी फैसल वाडा साहब ये कहें कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, वो उनकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन मेरा यह है जो लॉ है हमने उसको देखना है। तीसरे नंबर पे ये है कि जस्टिस बाबर सत्तार जैसे जो जज हैं, मेरे ख्याल में आज़ाद मनश जज हो, इंडिपेंडेंट हो, और इंडिपेंडेंट तब हो सकता है जब वो कॉम्पिटेंट भी हो और फाइनेंशियली भी उसके इश्यूज ना हो। ये बड़े दो तीन चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। फिर वो थोड़ा सा उसमें जुर्रत भी हो। मेरे ख्याल में जस्टिस बाबर सत्तार के पर ये चारों चीज़ें जो है वो आती हैं, उनके अंदर मौजूद हैं, और उन्होंने बड़े अहम जजमेंट्स भी दिए हैं इससे कबल भी। और इन ऐसे जजेस को जुडिशरी में रहना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट क्यों ये कर रही है। अच्छा, थोड़ा सा अगर माजी में जाएं तो ये ट्रेंड यही रहा है, जिस तरह आपने कहा। ये जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जब रेफरेंस आया, जब उनके खिलाफ बात थी, फिर जस्टिस वकार सेठ ने जब फैसला दिया, फिर पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस आया, फिर जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जब हम बात करते हैं तो LNG रेफरेंस आ गया, तो कभी राना सनौला को उठा लिया गया और कभी ये शाहिद खकान अब्बासी को उठा लिया गया। इन केसेस का जो अदालती रिकॉर्ड पे क्या हशर हुआ है वो देख के हमें जो है वो आता है कि यार पिछले 4 साल क्या होता रहा, वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ट्रेंड वही है। कल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले कोई और थे, आज कुछ और है। फर्क ये है सिर्फ, आज देखें सीक्वेंस के साथ कोई बंदा जो है उसको सोच ही नहीं रहा यार कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी किसी चीज का नाम है, और यही इंडिपेंडेंट। अच्छा, एक आखिरी सिर्फ बात, जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से PTI आज नहीं मानती, लेकिन उस वक्त रिकॉर्ड पे है कि अली मोहम्मद खान साहब ने मुखालफत की थी उनकी कि ये जज नहीं बनने चाहिए। लेकिन जब जस्टिस जैन के केसेस, PTI के केसेस जब आए, लॉ के मुताबिक थे, उनको प्रोटेक्शन चाहिए थी, और उन्होंने इतने इस सख्त माहौल में इतने जबरदस्त फैसले किए। और मेरा ये ख्याल कि आज डेफिनेटली ये राइट है PTI या उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन देनी होती है, और जज को ये नहीं देखना चाहिए कि ये पार्टी मेरे मुखालिफ है, ये हक में है या थी या है। उनको ओपनली जो लॉ के मुताबिक बनना है वो करना चाहिए, तो वो उन्होंने किया। तो मेरा ये ख्याल है कि आज फैसल वाडा या दूसरे तीसरे जिन जजों के खिलाफ बोल रहे हैं, हो सकता है आज से 3 साल बाद ये इनके सामने जाएं तो वो लॉ के मुताबिक इन्हीं को रिलीफ दे रहे हैं, इसलिए इंडिपेंडेंट जजेस को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन पंजोता साहब, शौकत सदीकी का मामला तो आप ही के दौर में था, तो आज लगता है कि PTI को उस वक्त शौकत सदीकी के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आज की अदालत ने कहा है कि उनके साथ ज्यादती हुई है, वो दबाव में थे, उनकी बतौर रिटायर्ड जज उनको डिक्लेयर किया गया, सारी मराहत भी दी गई। तो सर ये जब आपका होता है टाइम कि जब आपको टेस्ट किया जा रहा होता है और आप जमहूर के साथ, अवाम के साथ और
राइट लोगों के साथ खड़े हो सर, वहाँ पे भी कंप्रोमाइज़ नजर आता है ना। प्रॉब्लम ये आज तो आप भले तनकीद करें, आपको बड़ी अच्छी भी लग रही हो कि देखें लोग गलत कर रहे हैं तो कैसे हम उनको लताड़ रहे हैं, तो जब आपकी बारी थी तो ऐसे ही हुआ था सर। देखें, अगर ओवरऑल देखें ना, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में या अब के दौरे हुकूमत में या अब क्या हो रहा है, यहाँ पर इदारे क्या क्या कर रहे हैं और किसके साथ क्या क्या किया जा रहा है, तो बड़ा फ़र्क है। ओवरऑल अगर आप देखें ना तो पूरा एक आज सिस्टम ये है कि आपके मुल्क के अंदर से लोग जो हैं वो लाखों की तादाद से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर उनका मुस्तकबिल सेव नहीं रहा, क्योंकि मुल्क के अंदर कानून नहीं है। उन्हें पता है कि किसी का कारोबार है बनाया, उसके ऊपर डाका डाला जाएगा और उसे उसका कारोबार तोड़ दिया जाएगा। उन्हें पता है कि किसी का कोई भाई जो है कत्ल हो जाएगा, वो FIR दर्ज कराने के लिए जाएगा, तो ताकतवर के ऊपर तो नहीं हो सकेगी FIR। आज आपका साबका वज़ीर आज़म जो है वो अपनी हमले के ऊपर FIR दर्ज नहीं करा सका। और यहाँ पर जो मामला है ना जी, जजेस के हवाले से, अदलिया के हवाले से, आज़ादी के हवाले से, इसको बड़ा आप उस सेंस में देखें कि कितने फैसले जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में हुए हैं, जो आज आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आज भी हमारा लीडर अंदर है, कब निकल एजेंसियों के किरदार को डिस्कस कर रहे हैं ना, खान साहब वही बात कर रहा हूं के सामने, बल्कि जब लॉ मेकर कानून साजी के लिए नहीं आते थे तो एजेंसियां पकड़ के आती थी। एजेंसियों का किरदार जो है वो हमेशा से रहा है ऐसा, लेकिन इस वक्त जो एजेंसियों का किरदार चल रहा है ना, वो जिंदगी में ना हमने देखा है, मैंने पहले भी ये गुजारिश की, ना आप देखेंगे कभी। इस वक्त पोजीशन ये है कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो के, जिस तरह से एक आज आप देख रहे हैं इंक्वायरी शुरू हो गई है तस्वीरों के ऊपर, आज देख रहे हैं कि बल्ले का निशान आज तक हमें नहीं मिल सका, हमने इलेक्शन भी करवा दी है, खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, उसकी दरखास्त नहीं लग सकी, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ को क्लीन चिट्टे दे दी गई। इमरान खान को अगवा करते हैं हाई कोर्ट से बायोमेट्रिक वाले कमरे से, और दूसरी तरफ वही बायोमेट्रिक प्रोटोकॉल जाकर दे रही है। एक तरफ फार्म 45 के मुताबिक हमारे लोग जीते हैं, फार्म 47 में हरा के, आज वो दरखास्तें भी फिक्स नहीं हो रही। आज लाहौर हाई कोर्ट का जस्टिस कह रहा है कि ये जज अपॉइंट कर दें इलेक्शन ट्राइब्यूनल के लिए, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन बदमाशी आगे से कर रहा है। वो कह रहा है जी कि जो है हमने नहीं करने, और क्या किया जा रहा है कि उसके ऊपर कंपेन करके तो उसको टारगेट किया जा रहा है, यानी कि जो जज बोलेगा वो गद्दार है, उसकी प्रॉपर्टियां निकल आई हैं, वो PTI से तल्लक रखता है, वो बिल्कुल ठीक नहीं रहा, उसका उधर तल्लक है, वो शराब पीता है। किस किस तरह की ये बातें कर रहे हैं, किस किस तरह के इल्जामात उन लोगों के ऊपर लगवा रहे हैं, और हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिस तरह वो खड़े हैं पूरी कौम उनके साथ खड़ी होगी। जदून साहब, इनफैक्ट क्या अगर आप लाइन ड्रॉ करें कि इस वक्त जो फिर अगेन अदले को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश हो रही है, कितना कुछ हम कहें कि सियासतदान या हुकूमत या फिर खुद जुडिशरी इसकी जिम्मेदार है? ये देखें, मैंने पहले भी आपसे बात की है कि जब तक हम अपनी पॉलिटिक्स से अबव हो के ना सोचेंगे, कि जिस तरह मैं उस व्यू को एंडोर्स करता हूँ कि आप मेरिट वाले जज के साथ जो रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ा है उसके साथ खड़े हो जाए, चाहे आप जिस पार्टी से, चाहे अपोजिशन में, चाहे गवर्नमेंट में। लेकिन यहाँ पे होता ये है कि जिस जुडिशरी पे इंटरफेरेंस की जाती है उसकी एक बेनिफिशियरी होती है। जैसे अभी आपने शौकत सिद्दीकी की बात की, उस वक्त बेनिफिशियरी थी PTI, उस वक्त तो इनको इंटरफेरेंस नजर नहीं आ रही थी। ये ऑनेस्टली मैं कोई पॉलिटिकल बायस के साथ बात नहीं कर रहा हूँ, ये खुद माने, इनको मानना चाहिए, ये बात फैक्चुअल है, हकीकत है। उस वक्त हम भी कह रहे थे जी कि हमारे साथ ये ज्यादती होती है, ये आप कह रहे हैं ना वो नहीं लगते। तो इसी चीफ जस्टिस आमर फारूक जो है, ये फैसल वाडा का केस में खुद कर रहा था, 1.5 साल तक रिटन स्टेटमेंट कोर्ट में नहीं आई। हम चीख रहे थे जा जाके कि हाई कोर्ट के अंदर 1.5 साल तक रिटन स्टेटमेंट नहीं आती है केस के अंदर। तो ये हम देखें ना, ये जब बातें होती हैं तो इसमें फिर अलजिया के अंदर शकूक व शबात पैदा होते हैं कि वहाँ पे इंटरफेरेंस होती है। और मुझे खुद उस वक्त तरह तरह से पैगाम भेजेंगे, जी आप इस केस को तो थोड़ा हाथ हल्का रखें, ये करें वो करें। तो अब वो किसी वजह अब फैसल वाडा आपको भी मुदाखलत का सामना रहा है, मतलब तो आपने वैसे जदून साहब किसी से इजहार भी किया था कि आपको भी दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, मैं देखिए आज आप इंकशाफ कर रहे हैं। वैसे इतना दबाव नहीं था कि मैं कहता कि मुझे इस तरह दबाव, लेकिन वो इधर उधर से बातें करते हैं ना जी, आप ये कर दें वो कर दें, लेकिन उस तरह का कोई प्रेशर नहीं आया कि हम आपको ये कर देंगे वो कर दें। थ्रेटनिंग धमकियां कोई नहीं थी। लेकिन देखिए आप उस वक्त जो है ये फैसल वाडा PTI के अंदर था और PTI ने इसको होल हार्टेडली सपोर्ट किया। हमने कहा जी इसने ये काम किया है, डुअल नेशनल है। आज वो खुद मान रहे हैं कि हमने गलत काम किया है इसको ने। अब उसको फौरन नेशनल असेंबली की सीट से रिजाइन दिलवा के सेनेट का टिकट दे दिया विद इन नो टाइम। इमरान खान ने कहा इससे अच्छा बंदा कराची के अंदर और है ही कोई नहीं है। तो देखें ना, ये पॉलिटिकल पार्टी को रियलाइज करना चाहिए। तो मैं तो आज देखें बाज़ बात कहता हूँ कि इन पॉलिटिकल पार्टी से कचरा निकल जाए,
बिल्कुल साफ लोग हों, जो मेरिट के साथ खड़े हों, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हों, चाहे जिस भी पार्टी हो। पार्टी इक़्तिदार की भूखी नहीं होनी चाहिए, एक दफ़ा एक आएगा दूसरी दफ़ा दूसरे आएगा। तो अगर जिस पार्टी के लोग इलेक्ट करते हैं तो दूसरा अपोजिशन को चाहिए कि उसको मौका दे। अगर उसने डिलीवर ना किया, लोगों ने पसंद नहीं किया, अगली दफ़ा वॉश आउट हो जाएगी। अगर आप उस पर हमले करेंगे तरह तरह से इलीगल जुडिशरी को अंडरमाइन करेंगे तो ये पॉलिटिकल पार्टी का बिल्कुल दुरुस्त। यकीनी तौर पे यकीन इस पर कोई शक नहीं कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है ही रूल ऑफ लॉ। एक मेहमानों को शुक्रिया के साथ एक छोटा सा ब्रेक देंगे और ब्रेक के बाद कुछ जिक्र करेंगे कि आज पार्लियामान में क्या कुछ हुआ। सदर के खिताब के ऊपर लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, लेकिन इस राय के इजहार के दौरान वहाँ पे किस तरह की बदमज़गी हुई, क्या माहौल बना, उस पर गुफ्तगू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाज़रीन। कुछ बात करते हैं आज जो पार्लियामान के अंदर कौमी असम्बली के इजलास में एक यूँ कह सकते हैं कि एक नाखुशगार वाक़या पेश आया। सदर की तकरीर के ऊपर बहस हो रही थी जिसमें मुस्लिम लीग काफ के तारिक बशीर चीमा साहब ने भी शिरकत की, उसमें इज़हार ख्याल किया और उन्होंने PTI की हुकूमत को हत्फ़ तनकीद बनाया। उसके बाद अली मोहम्मद ख़ान ने उसका जवाब भी दिया और बाद में लगता है कि सीज़ फायर हो गया। लेकिन उस दौरान जब वो ऐवान से बाहर जा रहे थे तारिक बशीर चीमा साहब, तो उनकी जरताज गुल साहिबा के जो PTI की या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की रुकन कौमी असम्बली हैं, उनके साथ तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि ऐवान एक तरह से मछली मंडी बन गया और अभी तक ये डिस्प्यूट बरकरार है। ये कैसे हल होगा और इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर इरफान सदुज़ई। बहुत शुक्रिया इरफान। थैंक यू। एक तो ये बताइएगा, अगरचे हमने देखा है कि डे फर्स्ट से ही ऐवान कोई पुरअमन नहीं है, हर रोज़ हमें वहाँ पे एहतजाज देखने को मिलता है और कोई भी सुकून से तकरीर नहीं कर पाता। और बिलावल भुट्टो साहब ने भी जो कल की है तो नहीं कोई माहौल अच्छा था। बट आज क्या हुआ, सदर के खिताब के ऊपर एक तरह से लोग अपना इजहार ख्याल कर रहे हैं, उस दौरान वाक़या क्या हुआ है? सर आप भी मौजूद थे ऐवान में जब सदर ममलिकत ने तकरीर की और कितना शोर शराबा उस वक्त हुआ और उनकी तकरीर के जवाब में अब सारे जो लोग हैं जितने भी अरकान हैं वो तकरीर कर रहे हैं और कोई भी एक दूसरे को तकरीर करने नहीं दे रहा। आज जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पेश आया इसमें तारिक बशीर चीमा अपने हवाले से बता रहे थे कि वो कितने मुतहर्रिक रहे हैं जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे और उस दौरान भी सबसे ज़्यादा बोला करते थे। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में हैं उन्होंने इसकी तायद की, खास करके अली मोहम्मद ख़ान ने कहा बिल्कुल मुतारिक थे, लेकिन इनकी वो तकरीर भी आज चलाई जाए जो उस वक्त करते थे और आज की तकरीर भी, ये दोनों तकरीर बैक वक्त TV के ऊपर चलाएं इस वक्त पार्लियामेंट में, ताकि पता चले कि इन्होंने कैसे अपने पैंतरे बदले हैं। तो इसी दौरान जब वो तकरीर कर रहे थे तो बार बार जरताज गुल जो है वो उनको इंटरप्ट कर रही थी और वो कह रही थी कि आप जो बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है उसका भी जिक्र करें। आपको पता है कि गुज़श्ता बरस जुलाई में नाम आया था इनके बेटे का और उसके बाद इन्होंने कहा था कि इसकी तहकीकात की जाए, तो मामला उसके बाद दब गया था। लेकिन जरताज गुल ने आज उनको बार बार रिमाइंड करवाया, जिसके बाद वो तैश में आए। उन्होंने मौजूद तो होती रहती है वैसे, क्रॉस टॉक चलती रहती है सर, लेकिन ये गुज़श्ता कुछ दिनों से जो सूरत हाल है ऐवान की, ये लग नहीं रहा कि ये लॉ मेकर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये लॉ मेकिंग के लिए आए हैं या कुछ संजीदा गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। एक दूसरे के अगेंस्ट बात होती है, पार्टी पॉलिसी को बिल्कुल डिफेंड करना चाहिए। पर्सनल अटैक्स होते हैं, पर्सनल अटैक्स होते हैं और उस बिलो द बेल्ट जाते हैं। और मेरा ख्याल है कि जब आपकी कार्रवाई सारी लाइव जा रही है, TV के ऊपर लोग देख रहे हैं, अपनी पार्टी पॉलिसी को जरूर डिफेंड करें, लेकिन एक दूसरे की जात के अगेंस्ट इतना चले जाते हैं कि मेरा ख्याल है कि हमें रिपोर्ट करते हुए भी शर्म आती है कहता है कि हमें ये बातें लोगों को पहुंचानी चाहिए खबरों की सूरत में या नहीं। तो जो नाजेबा अल्फाज आज तारिक बशीर चीमा ने कहे जरताज गुल को, उसके बाद जरताज गुल इंतहाई गुस्से में आई और उन्होंने यहाँ से जाने के लिए कहा और उन्होंने इतना लाउडली कहे कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाकी अरकान थे उन्होंने भी सुने और उसके बाद वो तारिक बशीर चीमा की तरफ लपके और उन्हें मारने की कोशिश की। और वहाँ पे ऐवान के अंदर, जी ऐवान के अंदर, और यूं लग रहा था कि आप किसी बाहर जो है वो बॉक्सिंग के ग्राउंड में है या कहीं ऐसी जगह जहाँ पे आप जो फ्री स्टाइल जो है रेसलिंग हो रही है, इस तरह की सूरत हाल बन गई। और उस दौरान आगा रफ़ीउल्लाह जो हैं वो उनका बीच बचाव उन्होंने किया और वो उन्हें बाहर ले गए और उसके बाद तकरीबन 3 घंटे जो है ये स्पीकर ऑफिस में वहाँ पे मौजूद रहे, सुलह सफाई हुई और उसके बाद अभी ये इत्तला मिली है कि जरताज गुल से माफ़ी मांगने का जो मुतालबा किया था वो मान लिया गया है और इसमें स्पीकर ने इंतहाई अहम रोल प्ले किया है। और अब तारिक बशीर चीमा ऐवान में बाकायदा माफ़ी मांगेंगे और ये तस्लीम करेंगे कि उनसे गलती हुई है। और हमने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोगों को ये भी बावर करवाने की कोशिश की कि जब आसफा भुट्टो आई थी तो उस वक्त भी बिलो द बेल्ट गए, उस वक्त भी उन्हें तनकीद का निशाना बनाया, जो दोनों तरफ के लोगों को नहीं करना चाहिए। यकीनन ये लोग ऐवान में ऐवान की नुमाइंदगी करने आते हैं, ऐवान के मसाइल के ऊपर बात करते हैं और
उसी के ऊपर इन्हें अपनी तवज्जो यकीनन मरकूज इसमें कोई करनी शक नहीं चाहिए। कि ऐवान का माहौल बेहतर रखना भी इनके ज़िम्मे शामिल है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।